एवरीवन, दिस इज अभिनव और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, जहां हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम विद उसका कुछ डेरिवेशन और कंपैरिजन। जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसके कंपैरिजन्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की। ट्रांसमिशन सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है एसी ट्रांसमिशन एंड दूसरा है क्या, डीसी ट्रांसमिशन। ओके, तो एसी ट्रांसमिशन में जनरली हम सब जानते हैं सिंगल फेज, टू फेज एंड थ्री फेज। सिंगल फेज को तीन पार्ट में, नेक्स्ट थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। सिंगल फेज का टू वायर, सिंगल फेज टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, सिंगल फेज थ्री वायर, है ना। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद टू फेज की बात करें तो टू फेज थ्री वायर एंड टू फेज फोर वायर। उसी तरह थ्री फेज थ्री वायर एंड थ्री फेज फोर वायर, जो कि हम पहले अभी देखे हैं कि थ्री फेज थ्री वायर कहाँ पे यूज होता है और थ्री फेज फोर वायर कहाँ पे यूज होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में। डीसी ट्रांसमिशन की बात करें तो डीसी टू वायर मिड पॉइंट अर्थ, डीसी थ्री वायर। इतनी सारी चीजें हैं जो कि आज हमें डिस्कशन करनी है। तो इन्हें डिस्कशन करने के पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको रिमेंबर करना है और हमेशा दिमाग पे रखना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको ध्यान पे रखनी है, वो ही देखिए यहाँ पे। तो जब हम कंपेयर करने जाते हैं अलग अलग ट्रांसमिशन लाइंस को, जब हम कंपेयर करने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, इन कंपेयरिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कंडक्टर मटेरियल। अब जो कंपैरिजन होता है वो होता है कंडक्टर मटेरियल का, कि भाई कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में कितना कंडक्टर मटेरियल लग रहा है, कौन वाले से ज्यादा बेहतर है ना। तब तो हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एक इंजीनियर है, उसको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे कैसी ट्रांसमिशन लाइन लगाई जाए कि वो इकोनॉमिकल हो और बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले, है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका कंडक्टर का मटेरियल। अगर ज्यादा कंडक्टर मटेरियल यूज होगा तो कॉमन सी बात है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिकल, है ना। तो जब कंपेयर करना है तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवरहेड सिस्टम फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सिमिलर कंडीशन। अब जो कंडीशन है सब में एक ही होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जब हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो दोनों में, जैसे कि हमने दो लाइन ली, जैसे सिंगल फेज की पहली लाइन ली सिंगल फेज टू वायर और दूसरी ली सिंगल फेज टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ। तो दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में ध्यान रखना है कि दोनों में सेम पावर ट्रांसमिट किया गया हो। ओके, एक ही पावर ट्रांसमिट किया गया हो। ओके, और जो पावर ट्रांसमिट करने की डिस्टेंस हो, इट शुड बी 1 मीटर, 1 मीटर तक सेम पावर ट्रांसमिट किया गया हो। ओके, द डिस्टेंस ओवर विच पावर ट्रांसमिटेड रिमेन्स द सेम, है ना। 1 मीटर की डिस्टेंस लेनी है। नेक्स्ट, द लाइन लॉस आर सेम इन ईच केस। दोनों केसेस में लाइन का लॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन एनी कंडक्टर एंड अर्थ इज सेम इन ईच केस। ठीक, तो क्या क्या चीजें ध्यान पे रखनी है। पहली बात, सेम पावर, सेम डिस्टेंस, सेम लाइन लॉस, सेम वोल्टेज। ये चार चीजें रखनी है। पावर, डिस्टेंस, लाइन लॉस, वोल्टेज, दोनों में सेम रहना चाहिए। जिस दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम डीसी से स्टार्ट करते हैं। डीसी ट्रांसमिशन की बात करें तो डीसी में तीन तरीके के हैं, डीसी टू वायर मिड पॉइंट अर्थ, डीसी थ्री वायर। तो ये है पहला डीसी टू वायर सिस्टम विथ वन कंडक्टर अर्थ। एक्चुअल में इसका पूरा नाम ये है, विथ वन कंडक्टर अर्थ। इसको पढ़ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ही बेस लेकर के हम आगे की चीजों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये पहला है तो इसी को हमको क्या करना है, बेस लेना है और इसी से आगे को कंपेयर, आगे जितने भी हैं लाइक सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, जितने भी हैं एसी के, डीसी के, है ना, सबको इसी वाले से कंपेयर करना है। अब तो पहली बात क्या है, ये डीसी का टू पावर है, डीसी टू वायर है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या मेरा जनरेटर डीसी का, ये एक वायर, ये दूसरा वायर, ये इनकमिंग वायर, ये आउटगोइंग वायर या रिटर्न वायर। ठीक, तो इतना क्लियर। दोनों के बीच का वोल्टेज कितना, Vm, और ये वायर क्या है, अर्थ। क्लियर है। अब देखिए, पावर टू बी ट्रांसमिटेड P, लोड करंट क्या हो जाएगी, डीसी में क्या होती है भाई, P इज इक्वल्स टू VI, सो I इज इक्वल्स टू P बाई V। तो लोड करंट क्योंकि इसमें पहला है,
ये पहला केस है, इसलिए हम लेंगे क्या, I1. लोड करंट शुड बी I1, दैट विल बी P by VM. रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए. तो क्योंकि ये पहला कंडक्टर है इसलिए एरिया क्या लेनी है, A1. पहला केस है इसलिए रेजिस्टेंस क्या लेना है, R1. नेक्स्ट जब डिस्कशन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या लेंगे, R2. क्लियर है? तो अब देखो R1 इज टू क्या हो गया, रो एल बाई A1. क्लियर है? उसी तरह लाइन लॉस क्या हो जाएगा, W इज टू, क्योंकि दो कंडक्टर है ऊपर नीचे, तो 2I1 स्क्वायर R1. I1 की वैल्यू हमको पता है P बाई V1, P बाई VM पुट किया, R की जगह R1 की जगह पुट किया क्या, रो L बाई A1. फाइनल वैल्यू क्या आ गई किसकी, A1 की. A1 जब हम वहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आप कॉपी में अच्छे से बैठ के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखें तो आपको क्लियर होता जाएगा. A1 क्या आ जाएगा, 2P स्क्वायर रो L W VM स्क्वायर, है ना. अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि दो कंडक्टर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2A1L. लाइन लॉस भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दो कंडक्टर है, डबल लाइन लॉस होगा. उसी तरह वॉल्यूम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दो कंडक्टर है तो वॉल्यूम भी डबल होगा. तो 2A1 मतलब एरिया और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, है ना. ठीक, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 कितना आया है, 2P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई W VM स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L. तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया इस कंडक्टर का, ये. अब देखिए, इट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस टू मेक दिस सिस्टम एज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन विद अदर सिस्टम. अब इस सिस्टम को क्या करना है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन लेना है अलग अलग सिस्टम्स के साथ. मतलब ये सबका बेस रहेगा, इसी से सबको क्या करना है, कंपेयर करना है कि इससे कितना ज्यादा और इससे कितना कम, है ना. Therefore, volume of conductor material in this system shall be taken as the basic quantity. तो जो भी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आएगा इसका, उसको हम क्या मान लेंगे, की. क्यों, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, बेसिस है, पूरे कंपैरिजन का क्या है, बेस है, और इसी से सबको कंपेयर करना है ना. तो ये हो गया क्या मेरा DC 2 वायर. नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं DC 2 वायर DC मिड पॉइंटर, है ना. मिड पॉइंटर, तो मिड पॉइंटर्स है तो वहां से दो अलग अलग वोल्टेजेस होंगे, VM, है ना. दो अलग अलग जनरेटर्स भी हैं, VM जो एक VM प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा VM प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2VM. करंट क्या होगी I2, इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा R2, एरिया क्या होगी A2, है ना. फिर से वही सारी बात है, I2 इज इक्वल टू P बाई 2VM होगा क्योंकि वोल्टेज कितना है 2VM. W इज इक्वल टू 2I2 स्क्वायर R2. सब कुछ वही सेम काम करना है हर बार. W इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2. सारी वैल्यूज पुट की हमने, पुट करने के बाद W की वैल्यू आई, W की वैल्यू के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, A2 बाहर निकाल लेंगे. A2 बाहर निकालने के बाद फिर वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि दो ही कंडक्टर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे लाइन लॉस भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना. तो दो कंडक्टर तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2A2L. तो फिर से वैल्यू आ गई क्या मेरी, P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W VM स्क्वायर. अब पॉइंट टू बी नोटेड कि इस वाली वैल्यूज को पहले वाली वैल्यूज मतलब एक नंबर वाले से क्या करना है, दो नंबर वाले को एक नंबर वाले से क्या करना है, कंपेयर करना है. तो एक नंबर में हमको क्या वैल्यू आई थी, 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर बाई W VM स्क्वायर, और इसमें कितनी आई है, P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W VM स्क्वायर. तो कितना कौन किससे ज्यादा है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो K बाई 4 टाइम्स है, मतलब उससे 4 गुना कंडक्टर कम लग रहा है ना. हेंस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवर सिस्टम इज 1/4 ऑफ दैट रिक्वायर्ड इन 2 वायर DC सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ. मतलब 4 गुना कंडक्टर इसमें कम लग रहा है. तो ये वाला बेस्ट है ना. उतनी ही करंट को ट्रांसफर करने के लिए इसमें कंडक्टर कम लग रहा है. नेक्स्ट 3 वायर DC. तो 3 वायर DC में फिर से वही काम है ना. I3 इज इक्वल टू P बाई 2VM. 3 वायर है तो एक जनरेटर VM, दूसरा जनरेटर VM, है ना. तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2VM. करंट कितनी है I3, एरिया क्या होगी A3. सब कुछ पुट किया, 2 लाइन लॉस क्या होगा 2I स्क्वायर R3, 2I स्क्वायर R3. सारी वैल्यू पुट की, यू विल गेट A3
A3 को पुट करेंगे यहाँ पे। अब बात है क्या, 3 वायर डीसी सिस्टम की। जो तो तीसरा वायर है वो क्या है, अर्थ है ना। तो एक और इसको लेंगे 0.5, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 2.5। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई A3L होगा, ना कि 3A3L होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई A3L, ठीक। तो ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे, वहाँ पे A3 की वैल्यू पुट करिए, L की वैल्यू पुट करिए, क्या आएगी मेरी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी, लाइक यहाँ पे आया 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे किससे, पहले वाले से। तो पहला वाला क्या था, 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर। तो कंपेयर कैसे करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी वैल्यूज आपकी आए उसको इस वैल्यू से अगर आप कंपेयर करोगे कि ये वैल्यू इससे, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कंपेयर, तो कुछ नहीं करो, ऊपर वाली वैल्यू को एक बार लिखो और नीचे वाली वैल्यू जो मेन जो बेसिक वैल्यू है उसको एक बार लिखो। दोनों को देख लो, दोनों में कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है। तो जब कट करेंगे तो फाइनली हमको आएगा 5/16 k, या जो भी वैल्यू आएगी उसको k से मल्टीप्लाई करके लिख देना, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे भी लिखा है हैज द कंडक्टर ऑफ मटेरियल ओवरहेड सिस्टम रिक्वायर्ड इज 5/16 ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड इन 2 वायर डीसी सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ। क्लियर है। तो ये हो गया डीसी का। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं एसी का। तो एसी में सबसे पहली बात, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात रखने की ध्यान रखने की बात है कि P इज टू होता है √2 VI cos phi, है ना। क्योंकि ये चौथा नंबर वाला केस है, इसलिए I की जगह क्या लेंगे, I4 लेंगे, A की जगह क्या लेंगे, A4 लेंगे, है ना। तो I4 निकाला क्या आएगा, √2 P VM cos phi, है ना, क्योंकि P इज √2 VI cos phi। तो √2 P डिवाइडेड बाई VM cos phi, I4 आ जाएगा। फिर हम W निकालेंगे, तो W क्या होगा, 2I स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई R4। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से A4 की वैल्यू निकालेंगे। A4 की वैल्यू निकाल ली। A4 की वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि 2 वायर DC है, सॉरी 2 वायर AC है, तो मल्टीप्लाई होगा क्या, 2A4L पुट किया, सब वैल्यू आई। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2K डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर फाई। तो ये कितना टाइम्स है, 2 cos स्क्वायर फाई टाइम्स ऑफ 2 वायर DC है। नेक्स्ट, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, है ना। तो फिर से वही काम होगा, I5 निकाला, I5 के बाद A5 निकाला, ये सब तो इजी है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर 2 कंडक्टर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा क्या, K डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर फाई। आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक। नेक्स्ट, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। 3 वायर सिस्टम है तो हमेशा ध्यान रखना है, 3 वायर सिस्टम में 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो W इक्वल टू क्या हो गया, 2I स्क्वायर 6R6, है ना। A6 निकाल लिया। A6 निकालने के बाद फिर वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम क्या होगा, 2.5 A6L, क्योंकि मिड पॉइंट अर्थ है, सॉरी 3 वायर सिस्टम है। तीसरा वायर कितना होगा, 0.5 1 1, तो 2.5, तो 2.5 A6L यहाँ से निकाल लिया क्या, तो ये वाला आ जाएगा 5/8 cos स्क्वायर 5 टाइम्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्कशन 2 फेज का। तो 2 फेज में क्या है, 2 फेज में थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो 2 फेज में 2 अलग अलग पावर्स आ रहे हैं, एक बार इधर से A और B से और एक C और D से, है ना। तो यहाँ पे P नहीं रह जाएगा, यहाँ पे P/2 हो जाएगा, जो कि होगा √2 VI cos phi के इक्वल। ओके, तो I जब निकालेंगे तो दैट विल बी P/2 डिवाइडेड बाई √2 VM cos phi, ठीक है, जिसका जो 2 है वो यहाँ पे नीचे पुट कर दिया गया है। तो फाइनल वैल्यू आ गई है हमारी ये, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, W निकाला है। W निकालने के बाद वही W, अब देखिए यहाँ पे 2 फेज 4 वायर है, तो 4 वायर है, इसलिए लॉस भी कितना होगा, 4 गुना होगा, ठीक। उसी तरह वॉल्यूम भी कितना होगा, 4 गुना होगा, 4A7L, क्योंकि ये 7वां नंबर केस है इसलिए A7 लिया गया है, 7वां नंबर केस है इसलिए I7 भी लिया गया है, ठीक। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर फाइनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फिर से वही DC 2 वायर से, पहले वाले से, है ना।
तो कितना ज़्यादा कितना कम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टू फेज थ्री वायर सिस्टम। टू फेज थ्री वायर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए टू फेज थ्री वायर सिस्टम में आप अगर पढ़ते हो तो द थर्ड और न्यूट्रल वायर इज टेकन फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू फेज। कहाँ से? जंक्शन से लिया जा रहा है मेरा न्यूट्रल वायर, जहां से एक ये वाला फेज, सॉरी वंस एक सेकेंड, ठीक। तो अगर हम जंक्शन से ले रहे हैं तो वहां से क्या होगा, जंक्शन से लेंगे तो वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक। यहां पे एक I8 आ रहा है और ये जो I8 होगा, एक I8 यहाँ पे और ये एक I8 यहाँ पे, है ना। ये जंक्शन बना रहा है और जंक्शन से हम क्या लेंगे, एक न्यूट्रल वायर लेंगे जो कि दोनों के लिए क्या करेगा, रिटर्न पाथ का काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम फेजर के हिसाब से देखें तो देखिए सबसे पहली बात कि वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2, कॉमन सी बात है, वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2। I8 की बात करें तो पावर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये टू फेज थ्री वायर सिस्टम है तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो दैट विल बी P/2, है ना। और वोल्टेज कितना होगा, Vm/√2 होगा ना, Vm/√2, क्लियर है। तो Vm/√2 जब वोल्टेज होगा तो वोल्टेज की जगह जैसे कि क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, P/2 इक्वल्स टू Vm/√2 I cos phi, ठीक। अब यहां से हम अगर I निकाल लेंगे तो वी विल गेट I8, क्योंकि ये 8वां नंबर केस है इसलिए I8 और A8 लिया जाएगा। लेकिन यहाँ न्यूट्रल वायर का स्टोरी थोड़ा अलग है। तो न्यूट्रल वायर के लिए जब हम करंट इन न्यूट्रल वायर देखेंगे तो क्योंकि I8 का एक फेजर आ रहा है और दूसरे I8 का फेजर आ रहा है, तो दोनों का फेजर का जो समेशन होगा यहाँ पे वो बनाएगा यहाँ पे न्यूट्रल वायर में करंट कितनी जाएगी। तो दोनों के फेजर में वैल्यूज क्या है, I8 दो समेशन करेंगे तो इट विल बी अंडर रूट I8² प्लस I8², दैट विल बी √2 I8, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस, अगर न्यूट्रल वायर में रेजिस्टेंस की भी बात करें तो दैट विल बी R8 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स, ठीक। तो उसी तरह अज्यूमिंग द करंट डेंसिटी टू बी कांस्टेंट, करंट डेंसिटी को कांस्टेंट लिया गया है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर विल बी √2 टाइम्स दैट आइदर ऑफ द आउटर्स, ठीक। जो भी है वो मतलब जो न्यूट्रल वायर की एरिया है वो √2 टाइम्स ली जाएगी अगर मेरा टू फेज थ्री वायर सिस्टम होगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, R8 डिवाइडेड बाई √2, दैट विल बी R8 मतलब क्या, ρL/A, A मतलब क्या, A8, ठीक। तो अब देख लो जो लॉस है वो दो अलग अलग काइंड का लॉस होगा, एक जो मेन वायर में हो रहा है और एक जो न्यूट्रल वायर में हो रहा है। तो जो मेन वायर में हो रहा है दैट विल बी 2I² 8R8, कॉमन सी बात है जैसा पहले से हम देखते आ रहे हैं। और जो न्यूट्रल वायर में हो रहा है दैट विल बी √2 I8 का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि एक ही वायर है, कहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। √2 I8 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो मेरी करंट आई थी वो क्या आई थी, √2 I8 मल्टीप्लाइड बाई R8 बाई √2, है ना। तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरी करंट की, ये वाली, ठीक। उसके बाद हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने मतलब क्या, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमको यहाँ से मिली है। तो I की वैल्यू क्या मिली है, P/√2 Vm cos phi, वैल्यू पुट की, W आएगा W आ गया, W से हम A8 की वैल्यू निकाल लेंगे। A8 की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कंडक्टर का मटेरियल। तो क्या बात किया गया है कि जो भी मेरा कंडक्टर मटेरियल है तो मेरे पास एक तो ये एक चीज ध्यान रखना है कि दो वायर है, 1 1 2, और एक जो वायर है उसको माना गया है कितना, √2। तो पहला जो वायर है तो वो हो गया क्या, जो फर्स्ट टर्म आया वो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई L, और जो दूसरा टर्म आया वो क्या आ गया, √2 A8L। तो सारी वैल्यूज पुट की हमने, तो A8L जो है वो क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो बाहर में क्या बचा, 2 √2
सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम A8 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फाइनल हमको इतना मिलेगा। ठीक, अब ये DC 2 वायर 1 वायर अर्थ से कितना ज़्यादा कितना कम है वो हम कंपेयर करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 फेज 3 वायर, क्योंकि 3 फेज है इसलिए ये हो जाएगा P/3। ध्यान देना है, क्या हो जाएगा P/3। P/3 इज इक्वल टू Vm/√2 I cos phi। ठीक, तो जब हम I निकालेंगे यहां से तो P/3 डिवाइडेड बाई Vm/√2 cos phi लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमने लिख दिया, I9 आ गया, I9 की वैल्यू आ गई। तो अब हम, क्योंकि 3 वायर है, 3 फेज 3 वायर है, तो क्या हो जाएगा 3I² 9 R9, सारी वैल्यूज पुट की, W की वैल्यू आ गई, वहां से A9 की वैल्यू निकाली। A9 की वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि कंडक्टर मटेरियल क्या है कंडक्टर क्या है 3A9L, तो A9 की वैल्यू वहां पे पुट करनी है, L की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.5 K cos स्क्वायर फाई। ये किससे कितना ज्यादा है 0.5 cos स्क्वायर फाई टाइम्स DC 2 वायर सिस्टम से ज्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान पे रखना है कि हमको हमेशा लेना है तो क्या लेना है, RMS वैल्यू लेनी है। तो RMS वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की कितनी होती है Vm/√2, है ना, या 0.707 Vm। नेक्स्ट 3 फेज 4 वायर, जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। तो 3 फेज 4 वायर है। तो अब देखो 4 वायर, पहले हम डिस्कशन करते थे 3 वायर। ठीक, 3 वायर डिस्कशन करते थे तो हम कितना लेते थे, याद करो 2.5। तो 4 वायर यूज कर रहे हैं तो हम कितना लेंगे 3.5। क्लियर है। तो अब देखो, सबसे पहले कॉमन सी बात 3 फेज 3 वायर, मतलब जो लाइन लॉस होगा वही कॉमन होगा, जो कि आपका 3 फेज 3 वायर में है वही 3 फेज 4 वायर में भी होगा। ठीक, बस वैल्यूज क्या चेंज होगी, यहाँ पे जो लास्ट है ये क्या है 10वां नंबर केस है, इसलिए A10 लेंगे। तो जो लाइन लॉस आपका उसमें होगा वही इसमें भी होगा, आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। तो A10 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो दैट विल बी 3.5 A10L। तो A10 की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ गई मेरी क्या 7/3 cos स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई P² रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W V² M। ठीक, अब ये वाला उससे कितना ज्यादा कितना कम है इसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो आएगा 7/12 cos स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई K। क्लियर है। तो अब इसका कंपैरिजन क्यों किया गया यहाँ पे देखते हैं। तो ये कंपैरिजन किया गया, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज निकाली गई। सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर। ठीक, तो कितना वोल्टेज टू अर्थ, कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज टू कंडक्टर कितना वोल्टेज आ रहा है, ये कंपैरिजन करके यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है ऐसे। ठीक, अब इन सारे पॉइंट को या इन कंपैरिजन को क्यों किया गया है इसको पढ़िए। दिस इज अ ग्रेट saving in conductor material in DC system is adopted for transmission for electric power. However, due to technical difficulties, DC system is not used to for transmission. ठीक, इससे ये क्लियर होता है, ये जितने भी कैलकुलेशन है इससे ये क्लियर होता है कि जो DC सिस्टम है दैट इज द बेस्ट। Consider the AC system, 3-phase AC system is most suitable for transmission due to 2 reasons. First, there is considerable saving in conductor material. Secondly, the system is कन्वीनियंट एंड इफिशियंट। ठीक, तो ये सिस्टम बेहतर है, मतलब जो डीसी वाला सिस्टम है उससे थोड़ा बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्टर मटेरियल भी कम लग रहा है ट्रांसमिशन के लिए, और ये कन्वीनियंट भी है और एफिशिएंट भी है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें थी जो हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी थी। तो इनकी मेन है कि इनका आप कैलकुलेशन करिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम का, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का आप डेरिवेशन करके दिखाइए और उसको कंपेयर करके बताइए कि DC 2 वायर से वो कितना ज़्यादा है। या ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी बोल सकता है कि आप सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम को 3 फेज 3 वायर सिस्टम से कंपेयर करिए, है ना। तो आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, सबसे पहले करंट निकालना है, करंट के बाद क्या निकालना है भैया, पावर लॉस निकालना है। पावर लॉस से A4 की वैल्यू, सॉरी जो भी एरिया की वैल्यू आ रही है उसको बाहर निकाल लेना है। एरिया के बाद फाइनल हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, और इसी तरह दोनों का जैसे जितना भी केस देगा दोनों का केस आपको दोनों साइड लिख देना है और दोनों को कंपेयर करके वैल्यूज शो आउट कर देनी है। बस इतना ही है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में,
कैल्विन्स लॉ के बारे में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल for more videos. Thank you.